हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग क्लास 11th सीबीएसई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब हम समझ लेते हैं कि इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है और ये प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। तो सोचिए बच्चों, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस, राइट? जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में प्रिंसिपल्स पढ़े थे, साइंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, राइट? सो लाइक दैट, in accounts also we have certain principles, certain guidelines which will guide us through the journey of accounting, जो हमें टाइम टू टाइम बताएंगी कि हमें किस आइटम को किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है व्हेन वी आर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, accounting principles are the guidelines. Okay, these are the guidelines, the rules that are used to record the financial transaction. So what are guideline principles? Principles are the rules or guidelines, okay, that are used to record the financial transaction. Okay, तो अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस की। देखिए बच्चों, ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। वो सोचते हैं प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस सब एक ही है, पर अगेन टेक्निकली दे आर नॉट द सेम। ओके, अच्छा पहले बात करते हैं, बिफोर वी मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, हम बात करते हैं कि हम क्यों, हमारे को क्यों गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें रूल्स की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है। तो सोचिए आप क्यों पढ़ती है। देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हमारी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। जैसे कि एक सिंपल रूल कि हमें यूनिफॉर्म में जाना है। ओके, जो डेट, जो डे, जिस टाइप की यूनिफॉर्म के लिए एलोकेटेड है, हमें वही यूनिफॉर्म पहनकर उस दिन स्कूल जाना है। तो ये क्यों है? सो दैट हमें जितने भी स्कूल में बच्चे हैं सारे एकदम आइडेंटिकल रहे, एक जैसे दिखे, करेक्ट, एक डिसिप्लिन फॉलो हो। इसी तरीके से गाइडलाइंस, गाइडलाइंस मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल, यू हैव टू रीच टू द स्कूल इन टाइम। जो भी आपके स्कूल का टाइम है, मॉर्निंग 7 o'clock, 8 o'clock, आपको टाइम पे स्कूल पहुंचना है। एंड दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज इक्वल, दिस इज प्रिवेलिंग टू ऑल द चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास दे आर इन। पूरा स्कूल, नर्सरी से लेकर के क्लास 12th तक, सारे बच्चों को ये रूल्स फॉलो करने होते हैं, करेक्ट। इसी तरीके से अकाउंटिंग करते वक्त हमें कुछ प्रिंसिपल्स को, रूल्स को और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं इंडिया में बैठी हूँ, ठीक है, दिल्ली में बैठी हूँ जहां से मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके, आप मान लीजिए एनी अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, somebody is sitting in US, somebody is sitting in Gulf countries. Okay, so now we all are doing accounting, we all are, suppose we all are working in the same MNC. MNC means multinational company, जो इन तीन कंट्रीज में है। ओके, मैं इस कंपनी की इंडियन ब्रांच में हूँ जो कि दिल्ली में जिसका हेड ऑफिस है। आप हैं आप किसी और कंट्री के ऑफिस में है सेम कंपनी का। तो अब हम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में अकाउंटिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर मुझे कल को अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी पड़े,
तो आपको भी उसी तरीके से समझ में आनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिस समझ से मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। करेक्ट? देन ओनली इट विल मेक सेंस। तो इसीलिए हमें रूल्स और गाइडलाइंस दी जाती है और हमें फॉलो करनी होती है। ऑलराइट? तो सबसे पहला है क्यों करनी होती है, सो दैट देर इज यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दूसरा, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी मीन्स एग्जैक्ट पोजीशन। अगर मैंने रूल्स फॉलो करके अकाउंटिंग करी है तो वो मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। लाइकवाइज, आपने अगर किसी और कंट्री में बैठ के किसी कंपनी के अकाउंटिंग करी है तो वो भी गाइडलाइंस फॉलो करके करी है, तो वो भी आपको एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताएगा। ऑलराइट? नाउ, what could be the other positive or advantage of this is reliability. Okay? Reliability means what? कि आपको उस पे भरोसा करने लायक आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। आपको याद होगा हमने पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो उन यूजर्स में इंटरनल यूजर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। करेक्ट? तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भरोसा कर सके, हमें उस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करनी चाहिए। ऑलराइट? तो अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मेरा कुछ थॉट प्रोसेस है, मैं अपने समझ से अकाउंटिंग कर रही हूँ, आप अपनी समझ से अकाउंटिंग कर रहे हैं। करेक्ट? तो वो चीज मतलब वो चीज इज नॉट वर्थ वाइल। उससे क्या होगा, ना मुझे आपकी सोच पता है ना आपको मेरी सोच पता है, तो हम कैसे एक सेम कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकते। राइट? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूनिफ प्रिंसिपल्स क्यों होते हैं? जिससे कि यूनिफॉर्मिटी रहे अकाउंटिंग में, एक्यूरेसी रहे और रिलायबिलिटी रहे। इसलिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। ऑल राइट? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हमारे पास तीन तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ओके? तो आप चाहें तो आप भी मेरे साथ अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे रेफरेंस करने में इजी रहे। ओके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। पहला टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। देन नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और तीसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट? तो जैसे कि आपने देखा चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस कुछ अलग नहीं बल्कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है। ओके? इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब हम धीरे धीरे वन बाय वन सारे टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके? तो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? देखो बच्चों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है इट इज दीज आर दी assumptions. Okay? These are the assumptions that are used while doing accounting. अकाउंटिंग करते वक्त जो हम बेसिक assumptions सोच के चलते हैं
उन्हें हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं. ओके. देन देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ अकाउंटिंग assumptions और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. तो उसमें हम पहले जान लेते हैं. सबसे पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स. वन बाय वन हम तीनों को केटर करेंगे. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से. सो पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ओके. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए बच्चों, अकाउंटिंग हमसे कहता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस है. बिजनेस इन द सेंस, जैसे मान लीजिए, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाती हूँ. मान लीजिए ये एक है मिस्टर ए. ओके. इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया विच इज कॉल्ड ए एंड सन्स लिमिटेड. ए एंड सन्स लिमिटेड. ओके. सो इस सिचुएशन में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है हमसे कि बिजनेस में हर एक इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके. तो इसका मतलब है ए जो है, ए एंड ए एंड सन्स लिमिटेड, दे आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ. ठीक है. तो यानी ए जो है इज सेपरेट एंड ए एंड सन्स लिमिटेड इज सेपरेट. ये दोनों एक नहीं है. ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है. मान लीजिए कल को अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़े फॉर फॉर सम रीजन, तो ए एंड सन्स विल बी अ सेपरेट आइडेंटिटी with regard to A. All right. This is a real person or live person, you can say, and this is an artificial person. बस इतना ही फर्क है. हम रियल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, बट दे बोथ हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी. दे आर नॉट द सेम. दिस इज व्हाट द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके. नाउ तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हमारा नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमें हर वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके. जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में डिस्क्लोज कर सकते हैं. ओके. इन टर्म्स ऑफ मनी. यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रांजैक्शन जो हुई है आउट ऑफ अफेक्शन. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दिस इज मिस्टर ए एंड दिस इज मिस्टर बी. ओके. दे आर फ्रेंड्स. अब बी जो है वो एक बिजनेस कर रहा है. लेट्स सपोज ही इज रनिंग अ ग्रोसरी शॉप. ओके. नाउ ए जो है मिस्टर ए, इनके पास एक कुछ फर्नीचर टेबल्स स्पेयर रखे हैं. ओके. तो ये टेबल्स को अपने फ्रेंड को, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिज, सो अपने फ्रेंड को ये टेबल्स बिजनेस पर्पस के लिए दे रहे हैं. ऑल राइट. बट ही इज नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम हिम. मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं. ओके. इट इज गिवन आउट ऑफ फ्रेंडशिप. तो जब मिस्टर बी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, अपनी अकाउंटिंग करेंगे, तो वो इन टेबल्स को अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है ना. बिकॉज इट वाज गिवन आउट ऑफ फ्रेंडशिप. तो इसके कोई पैसे उन्होंने चार्ज ही नहीं करे मिस्टर ए ने. तो मिस्टर बी को एक तरीके से फ्री में मिल गई. तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. तो जब इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो हम इसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में नहीं करेंगे. ऑल राइट. दिस इज व्हाट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सेज. आइए अब नेक्स्ट देखते हैं. Next is going concern concept. Now, what is going concern? Going concern means, according to this concept, ये concept हमें बताता है
कि हमें किसी भी बिजनेस को जिसकी हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। एक जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है वो हम लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू रन दैट बिजनेस। ओके, हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि हमने आज बिजनेस खोला और एक साल बाद बंद कर दिया। ऐसा हो भी सकता है कि मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपको लगा हम बंद कर दें, तो आप कर सकते हैं। दिस इज द रियल सिनेरियो। लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जब हमने अपनी अकाउंटिंग जर्नी स्टार्ट करी, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो बिजनेस जिसके हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, और दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड। देखो बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि हम अकाउंटिंग जो है, जैसे कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा, गोइंग कंसर्न, हम ये ज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि बिजनेस जो है हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। ओके, तो अपनी अकाउंटिंग जर्नी को इजी बनाने के लिए हमने इसको यूजुअली 12 मंथ्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी हर 12 मंथ्स के बाद हमें अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, हमें अपनी सारी फाइनेंशियल एनालिसिस करनी पड़ती है और कम्युनिकेट करनी पड़ती है टू इट्स यूजर्स। ओके, 12 मंथ्स और 1 year। Alright, now what happens? Few of the businesses they follow the calendar year. कैलेंडर ईयर मीन्स जो स्टार्ट होता है हमारा 1 जन से और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, तो ये 12 महीने हो गए। तो हम कुछ बिजनेसेस जो है कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, जो अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 जन ऑफ एवरी ईयर, और 31 दिसंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर वो अपनी बुक्स क्लोज करते हैं और अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, सिमिलरली देर इज समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? देखो बच्चों, फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जो स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से और खत्म होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च में। ओके, तो अगेन दीज आर 12 मंथ्स। तो अब ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ईयर फॉलो करने वाले हैं। क्या वो कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे या वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेंगे, वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। ओके, हमें अकाउंटिंग ने दोनों की परमिशन दे रखी है। नाउ इट इज अप टू अस कि हम कौन सा ईयर चूज करते हैं, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमें जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं अपने बिजनेस की, वो हमें रिकॉर्ड करनी होंगी एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? देखिए बच्चों, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जब मैंने कोई भी नॉन करंट एसेट, यानी कि मान लीजिए मैंने एक व्हीकल खरीदा अपने बिजनेस के लिए, तो जब मैंने खरीदा, जिस वैल्यू पे मैंने खरीदा, वो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट कही जाएगी। ओके, मुझे अपनी व्हीकल को हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करना होगा। ये हमें बोलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, then next is dual aspect. Now what is dual aspect? डुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? डुअल का मतलब होता है टू। ओके, तो डुअल एस्पेक्ट हमें ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये हमें बोलता है, या अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये हमें बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन को, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड। उसको कहाँ कहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे? एट टू प्लेसेस, at least two places। ओके, टू प्लेसेस में रिकॉर्ड होगा, जिसका एक एस्पेक्ट होगा डेबिट एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट एस्पेक्ट। वो हम जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे आपको डिटेल में सब समझाऊंगी, आपको क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो आप अभी के लिए बस इतना समझिए कि हर ट्रांजैक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड करना है मिनिमम, जिसमें से डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। अब रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट हमें बोलता है
कि आपको कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करनी है बिजनेस में जब वो आपने ट्रांजैक्शन कर दी है, व्हेन ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड। आपको पैसा मिला नहीं मिला, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपने अगर ट्रांजैक्शन कर दी है, कर दिया मतलब, मान लीजिए दिस इज मिस्टर ए एंड दिस इज मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स बेचे, ओके, जो कि मिस्टर बी ने पैसे पेमेंट ना करके ये बोला मिस्टर बी को, मिस्टर ए को सॉरी, कि आपको मैं आफ्टर 6 मंथ्स पे करूंगा, ओके। अब आफ्टर 6 मंथ्स पे करूंगा तो वो तो 6 महीने बाद की बात है जब पैसे आएंगे। लेकिन आज की डेट में मिस्टर ए ने गुड्स भेज दिए हैं मिस्टर बी को, यानी कि गुड्स का जो टाइटल है, टाइटल मीन्स हु इज द मास्टर, गुड्स का जो मालिक है वो अभी ए था, लेकिन जैसे ही उसने मिस्टर बी को बेच दिया, अब इन गुड्स का टाइटल किसके पास चला गया, मिस्टर बी के पास। तो जैसे ही टाइटल ऑफ एनी एसेट शिफ्ट होता है फ्रॉम वन सेलर टू द बायर, irrespective of the पेमेंट, हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड, और हम तब उसको रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड, तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पैसा मिले, आज मिले या फ्यूचर में मिले, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द टाइटल ऑफ द product has been shifted from the seller to the buyer. On that very moment, we will record that in the books of accounts. I hope I'm clear with this. Okay, बच्चों? All right. Now let's clear this. Okay. Now let's try to understand the eighth matching concept, which is called matching concept. Eighth concept, which is called matching concept. अब मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है हमसे कि आप जितने भी खर्चे करेंगे अपने बिजनेस में, ऑल एक्सपेंसेस शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स सेल्स। आपने जितने भी पैसे का खर्च किए हैं, पैसे खर्च किए हैं, उस वो बराबर होने चाहिए इनकम से, रेवेन्यू से बराबर होने चाहिए, तभी तो उसका जस्टिफिकेशन होगा। मान लीजिए मैं आपके पास आती हूँ और बोलती हूँ कि मैं आपके बिजनेस को बढ़ाऊंगी, मुझे आपसे 1 लाख रुपए चाहिए, तो क्या आप मुझे वो 1 लाख रुपए देंगे? नहीं। आप मुझसे पूछेंगे कि क्या, कि किस लिए चाहिए, इसका क्या फायदा है, अगर मैं आज 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे 1 लाख कब तक रिकवर हो पाएंगे और उसके ऊपर प्रॉफिट मैं कब अर्न कर पाऊंगा, ये सब आप मुझसे पूछेंगे, करेक्ट। तो जब मैं आपको जस्टिफिकेशन दूंगी और आप कन्विंस्ड हो जाएंगे तो आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे एंड वी विल गो अहेड। ओके। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जितने भी खर्चे हैं आपके बिजनेस के, दैट शुड बी मैचिंग विद द रेवेन्यूज, सेल्स और इनकम। ओके बच्चों? Now, last but not the least is full disclosure concept. A full disclosure concept, as the name suggests, क्या बोलता है कि आपको जितने भी necessary facts हैं, facts and figures related to your business, आपको fully disclose करना है in your annual report. फुल्ली डिस्क्लोज करना है। क्यों डिस्क्लोज करना है? क्योंकि आपके बिजनेस पर आउटसाइडर्स का पैसा लगा है, ओके। बहुत सारी अदर यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपकी बताई हुई इंफॉर्मेशन पे जिनका डिसीजन लाई करता है। तो आपको जितने भी नेसेसरी फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस, ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड डिस्क्लोज देम, मतलब उनको आपको दिखाना होगा अपनी एनुअल जनरल रिपोर्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। ओके। तो अब आप 5 मिनट्स का ब्रेक लेकर के ये चीज, सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिकॉल करिए, और अगर आपके पास बुक है तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं, सो दैट जो भी आपने अभी समझा है वो आपको थरली एक बार और समझ में आ जाए। ऑलराइट। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखिए बच्चों, हमारे पास
थियोरेटिकली तो 4 कन्वेंशंस हैं। ओके, कन्वेंशंस होती क्या है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। कन्वेंशंस मतलब होता है कस्टम्स और प्रैक्टिसेस। ओके, दीज आर कॉल्ड कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो हमें अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करनी होती हैं। जैसे कि पहला है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है बच्चों? देखो बच्चों, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके मल्टीपल वेज होते हैं कैलकुलेट करने के। वो जैसे जैसे आप अकाउंटिंग जर्नी में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि देयर आर मल्टीपल वेज टू कैलकुलेट अ फ्यू थिंग्स लाइक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ओके, तो उन तीनों में से हम कौन सा मेथड यूज करें, ये हमारी चॉइस है, which again depends on the nature of asset, नॉन करंट एसेट जिसका हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन दैट, लेकिन विच method to choose for depreciation is my choice, should be your choice, okay, for your business. But once you have chosen the some method, you have to be consistent with it. मान लीजिए मैंने एक मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, मैंने ये वाला मेथड सिलेक्ट किया है। तो अब मुझे थ्रू आउट लाइफ ऑफ माय मशीनरी मुझे इसी मेथड पे स्टिक रहना होगा, कंसिस्टेंटली यही मेथड हर साल यूज करना होगा। आई कैन नॉट स्विच टू अदर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, जो कि होता है WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड रीवैल्यूएशन मेथड। तो मैं इन दोनों मेथड्स को यूज नहीं कर सकती। अगर मेरी फर्स्ट चॉइस थी इस मेथड को यूज करना, तो मुझे कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ माई मशीनरी आई हैव टू स्टिक टू this method of calculating depreciation. That is what concept of consistency says. Okay, I hope I am clear. Okay, now moving on to the next concept, which is concept of conservatism. कंजर्वेटिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसको हम बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है कंजर्वेटिज्म? हमें अकाउंटिंग करते वक्त, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारे को कुछ एक्सपेंस एस्टिमेट, हम सोचते हैं कि हाँ ये एक्सपेंस होगा या ये लॉस होगा, वी हैव टू anticipate. Okay, we have to anticipate loss but not profit. Okay, this is the rule of कंजर्वेटिज्म। ये बोलता है हमें कि मान लीजिए मुझे पता है मेरी हर नॉन करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर अपनी कार लेकर आई हूँ, हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि मैं उसको यूज कर रही हूँ। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, मुझे पता है ऐसा होना है, तो मैं फ्रॉम द डे आई हैव बॉट माई कार, मैं उसी दिन से उस पर प्रोविजन बनाना शुरू कर दूंगी, एक रिजर्व बनाना शुरू कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, आई हैव एंटिसिपेटेड माई लॉसेस। बट देन अगर मुझे ऐसा एस्टिमेट है कि मैं अपने गुड्स बेचकर इतना प्रॉफिट कमा सकती हूँ, तो कमा सकती हूँ, आई हैव ओनली एस्टिमेटेड इट, इट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड एज ऑफ नाउ। तो मुझे अपने प्रॉफिट को एंटिसिपेट मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने लॉसेस को एंटिसिपेट कर सकती हूँ। दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म सेज। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ओके, मटीरियलिटी मतलब, मटीरियलिटी मटीरियलिटी का मतलब होता है बच्चों कि मुझे हर उस चीज को रिकॉर्ड करना है जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है। हर उस छोटी से छोटी चीज को मुझे रिकॉर्ड करना है जो मेरी बिजनेस को अफेक्ट करता है, लेकिन हर उस चीज को मुझे अवॉइड करना है जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। ओके, मेरा है मर्केंडाइज का बिजनेस, मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। ओके, अब हर ऑफिस में, मेरा भी एक ऑफिस है जैसे हर
बिजनेस का एक ऑफिस होता है, मेरा भी एक ऑफिस है। उस ऑफिस में एक स्टेशनरी आती है, मान लीजिए। ओके, स्टेशनरी आ रही है, साल के शुरू में एक स्टेशनरी का स्टॉक आ रहा है, उसमें से एक पेन खराब हो गया, या एक पेन खत्म हो गया, या एक पेन खो गया। इज दैट अफेक्टिंग माई बिजनेस? क्या वो पेन का खोना, पेन का गायब होना, पेन की इंक खत्म होना, क्या मेरे बड़े बिजनेस को, जो कि है अबाउट सेलिंग ऑफ गारमेंट्स, क्या मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है? इन एनी वे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है? नो, नहीं कर रहा। तो मुझे उस पेन के खोने की, खत्म होने की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। दैट इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी सेज। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर बच्चों। And last but not the least is the disclosure concept, which is same as that we have learned in the concepts. Here देखिए बच्चों, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। इट इज द सेम कि हमें हर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को, हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हमें उसे फैक्चुअली एक्चुअल फिगर्स में डिस्क्लोज करना है। ये हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके बच्चा, अब आप 2 मिनट्स लेकर के इन टॉपिक्स को पढ़िए, समझिए, एंड देन we will start with the last topic of accounting standards. ओके बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं लास्ट टाइप ऑफ प्रिंसिपल, which is accounting standards. Okay, now what are accounting standards? बच्चों, accounting standards होते हैं हमारे रूल्स। अगेन रूल्स 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 आप बार बार सुनते आ रहे हैं, ओके ना? बट व्हाट इट इज, दीज आर द बेसिक principles, basic rules issued by the authorities. Okay, basic rules to be followed. Okay, let me write it this way: basics rules issued by authorities to ensure uniform accounting practices. ओके, तो क्या है ये बेसिक बेसिक रूल्स जो हमें अथॉरिटीज, यानी कि किसने इशू करा है? आपको पता है बच्चों, इंडियन, this ICAI is the institution who gives us the accounting standard, and ICAI stands for Institute of Chartered Accountant of India. Okay, Chartered Accountant of India. इन्होंने हमें गाइडलाइंस और बेसिक रूल्स दिए हैं, जो कि ये दिस इज द अथॉरिटी। ओके, तो इन्होंने हमें बेसिक रूल्स दिए हैं जिससे कि हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी रह सके। ओके, एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर एक चीज के लिए हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, about which you are going to learn when you move on into grade 12th. Okay, so for now it is, what is important for you is to understand what is accounting standard. Accounting standard are the basic rules issued by the authorities, which is Institute of Chartered Accountant of India, to ensure uniform accounting practices. I hope this is also clear to you बच्चों। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। What is accounting principle? Accounting principles are the rules, guidelines that are used to record the financial transactions. Okay, क्यों हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं? जिससे कि हमारे अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी रहे, एक्यूरेसी रहे और रिलायबिलिटी रहे। Okay, and then there are majorly 3 types of accounting principles: accounting concepts, accounting conventions, and accounting standards. Accounting concepts क्या है? Accounting concepts are the assumptions. Assumptions means वो चीजें जो हम अपने आप assume करते हैं कि ये होना चाहिए, जैसे कि
business entity concept, money measurement concept, going concern concept, accounting period concept, cost concept, dual aspect concept, revenue recognition concept, matching concept and full disclosure concept. फिर बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? दीज आर द कस्टम्स एंड द प्रैक्टिसेस दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो व्हेन दे मेक द अकाउंटिंग। तो इसमें क्या क्या आता है? कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रूडेंस, materiality and disclosure concept. And last but not the least is the accounting standard. Accounting standard क्या है? These are the basic rules जो हमें ICAI ने दिया है जिससे कि हमारे अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी हो सके, राइट? तो दिस एंड्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। बच्चों ये चीज रिवाइज करने के बाद वन होमवर्क फॉर यू, प्लीज रीड all these principles in detail from your book so that आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। ये टॉपिक आपका लाइफ लॉन्ग साथ देने वाला है। आप ये मत सोचिएगा कि ग्रेड 11th में खत्म हुआ फिर आपको कभी यूज नहीं करना होगा। आपको लाइफ लॉन्ग, सिंस यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको लाइफ लॉन्ग ये प्रिंसिपल साथ देने वाले हैं। तो इनको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया है, आप वीडियो में पीछे वापस जाइए और उसके बाद दोबारा से समझने की कोशिश करिए, नहीं तो आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट हो फिर भी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने। ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो प्लीज वॉच आउट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑलराइट, so see you for bye for now, see you in my next video. Bye bye.